हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बेहद धमाकेदार एक्शन थ्रिलर मूवी केडी द डेविल का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक सीधा साधा केरोसिन बेचने वाला लड़का शहर का सबसे खतरनाक राउडी बन जाता है। इतना ही नहीं, वो पूरे शहर के सबसे बड़े और खूंखार गैंगस्टर का गला उसके हजारों गुंडों के सामने काट कर सीधे पुलिस स्टेशन ले आता है। आखिर वो ऐसा क्यों करता है और क्या है इसके पीछे की वजह, यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत साल 1975 से होती है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल अपने छोटे बेटे को खिलौने दिलाकर एक ऑटो में आकर बैठते हैं। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आकर उस ऑटो को टक्कर मारकर सीधे गहरी खाई में गिरा देता है, जिससे उस कांस्टेबल की पूरी फैमिली की दर्दनाक मौत हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, इसी तरह शहर के अलग अलग कोनों में कई लोगों को बेहद बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले सीन में पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसर सीधे मिस्टर स्वरप्पा के घर पर पहुंचते हैं, जहां उनकी बेटी की शादी का फंक्शन चल रहा था। पुलिस वाले वहां आते ही स्वरप्पा की फैमिली को छोड़कर बाकी सभी मेहमानों को तुरंत वहां से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। दरअसल हाल ही में जो लोग मारे गए थे वो सब स्वरप्पा के बेचमेट्स थे और अब अगला नंबर स्वरप्पा का था। उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा था। स्वरप्पा खुद भी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे। यह भयानक खबर सुनने के बाद स्वरप्पा के होश उड़ जाते हैं और उनके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, क्या वो शहर में वापस आ गया है। तभी हमें स्क्रीन पर एक अनजान शख्स दिखाया जाता है जो बड़ी बेरहमी से लोगों को मार रहा था। आखिर वो कौन था और वहां क्यों आया था, इसके पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए स्वरप्पा हमें फ्लैशबैक में लेकर आते हैं। फ्लैशबैक में हमारी मुलाकात होती है देवा से, जो शहर का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक गैंगस्टर होता है। देवा इतना ज्यादा पावरफुल था कि किसी की भी उसके सामने खड़े होने तक की हिम्मत नहीं होती थी, और जो कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता था देवा उसे जिंदा टुकड़ों में काट डालता था। एक बार एक पुलिस वाले ने हिम्मत दिखाकर देवा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की थी। नतीजा यह हुआ कि अगले ही दिन देवा के गुंडों ने बीच सड़क पर उस पुलिस वाले के बाल सेव कर दिए थे और उसके गले में चप्पलों की माला डाल दी थी। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट देवा को पकड़ने के जाल बुनता रहता था, लेकिन उनका ये प्लान कभी सक्सेस नहीं हो पाया था। पूरे शहर में सिर्फ एक ही इंसान था जो देवा के सामने खड़े होने की हिम्मत करता था, वहां का अपोजिशन लीडर। लेकिन देवा का दुस्साहस देखिए, उसने पुलिस और जनता के सामने ही उस अपोजिशन लीडर की कार को सरेआम आग के हवाले कर दिया। साथ ही उसे सरे बाजार चेतावनी भी दी कि अगली बार अगर वो उसके रास्ते में आया तो कार की जगह वो खुद जलेगा। इस खौफ की वजह से वो नेता फिर कभी देवा के सामने नहीं आ पाया। देवा के पास इतनी अंधी पावर इसीलिए थी क्योंकि उसके सिर पर मुख्यमंत्री यानी कि सीएम का हाथ था। शहर में जब कभी भी दंगे कराने होते थे तो सीएम के सारे पर देवा ही ये सारा गंदा काम संभालता था। बदले में सीएम उसे पुलिस और कानून से पूरा प्रोटेक्शन देते थे। देवा का एक बेहद खास और वफादार राइट हैंड भी था, जिसका नाम कवि था। कवि इतना खतरनाक था कि देवा के एक इशारे पर वो इंसानों को बुरी तरह काट डालता था। देवा की इस बढ़ती गुंडागर्दी और आतंक से शहर के लोग और पुलिस बेहद परेशान हो चुके थे। इसलिए पुलिस कमिश्नर इस बार देवा का खात्मा करने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर स्वरप्पा को सौंपते हैं। स्वरप्पा देवा को जाल में फंसाने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक एक दिन देवा जब गांव में कबड्डी खेलने के लिए आता है तो वहां दूसरी टीम के बेस में स्वरप्पा ने अपने ट्रेंड शूटरों को देवा को जान से मारने के लिए भेजा था। लेकिन देवा खेल के बीच में ही भांप जाता है और उनका शिकार करना शुरू कर देता है। फिर क्या था, देवा अकेले ही एक एक करके उन सभी हमलावरों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। उन हमलावरों को ढेर करने के बाद देवा उनके लीडर का सिर धड़ से अलग करता है और उसे हाथ में लटकाकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो स्वरप्पा की टेबल पर वो कटा हुआ सिर रख देता है और कहता है कि मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। इस आदमी का सिर तो मेरे पास है पर इसकी बॉडी मिसिंग है। देवा की ये हिम्मत और खौफ देखकर थाने के सारे पुलिस वाले डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी कहानी में एक बिल्कुल अलग ट्विस्ट आता है और स्क्रीन पर एंट्री होती है काली की। काली एक बेहद सीधा साधा और हंसमुख लड़का था
जो केरोसिन ऑयल की एक छोटी सी दुकान चलाता था। इसके साथ ही वो गांव के कुश्ती वाले अखाड़े में पहलवानों को दूध सप्लाई करने का काम भी करता था। काली अनपढ़ था और हमेशा अपनी मजाकिया बातों से सबको हंसाता रहता था, इसलिए गांव के लोग अक्सर उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। पर काली कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था और सबके साथ बहुत प्यार से रहता था। काली की फैमिली में उसकी 2 बहनें और एक बड़ा भाई था, लेकिन घर में एक अजीब प्रॉब्लम थी। काली का बड़ा भाई उससे बिल्कुल बात नहीं करता था। दरअसल काली का भाई पेशे से एक स्कूल टीचर था और उसने बचपन में काली को पढ़ाने लिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन काली का दिमाग पढ़ाई में कभी लगा ही नहीं। इसी बात से गुस्सा होकर उसके भाई ने उससे बात करना बंद कर दिया था। हालांकि जब भी भाई को काली से कोई जरूरी बात करनी होती थी तो वो सीधे काली की तरफ देखने के बजाय अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर कर उसे डांट लगा दिया करते थे। काली अपने भाई से पागलों की तरह प्यार करता था। उसके लिए उसके भाई किसी भगवान से कम नहीं थे। उसे अपने भाई की गालियां और डांट सुनना भी बहुत अच्छा लगता था। अपने भाई के साथ थोड़ा सा टाइम बिताने के लिए काली अक्सर एक मजेदार तरकीब अपनाता था। वो चुपके से अपने भाई के स्कूटर की हवा निकाल देता था ताकि भाई को लाचार होकर उसकी साइकिल पर बैठकर स्कूल जाना पड़े, और इसी बहाने काली को अपने भाई के साथ साइकिल पर टाइम बिताने का थोड़ा मौका मिल जाता था। अगले सीन में हमारी मुलाकात सीएम के ब्रदर इन लॉ डैनी से होती है। डैनी की फैक्ट्री के बाहर उसके सारे कर्मचारी कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें टाइम पर सैलरी नहीं मिल रही थी। वो लोग पिछले 1 हफ्ते से अपने हक के लिए इंसाफ मांग रहे थे। जब डैनी को लगा कि भीड़ बेकाबू हो रही है और उसके हाथ से बात निकल रही है तो उसने मजदूरों पर लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दे दिया। इस लाठीचार्ज में कई मजदूर बुरी तरह घायल हो गए थे। तभी ये सब रोकने के लिए वहां अनियप्पा की एंट्री होती है, जो कि उस शहर के मौजूदा एमएलए थे। अनियप्पा सीधे डैनी की आंखों में आंखें डालकर वार्निंग देते हैं कि अगर उसने अगले 3 दिनों के अंदर इन गरीब मजदूरों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो वो उसकी पूरी फैक्ट्री को उड़ा देंगे। दूसरी तरफ काली का बड़ा भाई एमएलए अनियप्पा के पास आता है। दरअसल वो अनियप्पा का बहुत अच्छा फैमिली फ्रेंड था। वो अनियप्पा को बताता है कि उसके स्कूल की छत बारिश के मौसम में बुरी तरह टपकने लगती है, जिससे बच्चों को दिक्कत होती है। इसलिए वो अनियप्पा से स्कूल की रिनोवेशन कराने की रिक्वेस्ट करता है। इसी बीच हमारी मुलाकात फिल्म की हीरोइन लक्ष्मी से होती है, जो काली की दुकान पर मिट्टी का तेल लेने आती है। वहाँ काली का दोस्त चालाकी दिखाते हुए लक्ष्मी को नाप में कम तेल देता है, जिसे लक्ष्मी पकड़ लेती है और दुकान पर ही हंगामा शुरू कर देती है। लक्ष्मी को शांत कराने के लिए काली बीच बचाव करता है और उससे एक अनोखी डील करता है कि वो जैसा बोलेगी काली बिल्कुल वैसा ही करेगा। लक्ष्मी के परिवार में उसकी माँ होती है, जो थोड़ा ऊंचा सुनती थी। लक्ष्मी खुद एक परफ्यूम की फैक्ट्री में काम करती थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से हमेशा एक बेहतरीन खुशबू आती रहती थी। अब डील के मुताबिक लक्ष्मी काली से अपने घर के बहुत सारे काम करवाने लगती है और बेचारा काली भी बिना कुछ कहे उसकी हर बात मानता है। लक्ष्मी स्वभाव से बहुत बेबाक और निडर थी। वो किसी से नहीं डरती थी और गलत बात पर किसी को भी सरेआम सुना दिया करती थी। यहाँ आपको एक और जरूरी बात बता दूं, काली दिल ही दिल में गैंगस्टर देवा का बहुत बड़ा फैन था और उसे अपने बॉस की तरह मानता था। एक दिन देवा अपनी वाइफ सत्यवती के साथ थिएटर में मूवी देखने जाता है। वो अपनी प्राइवेसी के लिए अपने सारे गनमैन और गुंडों को टॉकीज के बाहर ही रुकने का ऑर्डर देता है। इत्तेफाक से उसी थिएटर में काली और लक्ष्मी भी फिल्म देखने आए हुए होते हैं। तभी अचानक देवा के दुश्मन थिएटर के अंदर हमला कर देते हैं। वो धोखे से देवा की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं और उस पर तलवारों से अटैक करते हैं। आंखों में मिर्च जाने की वजह से देवा को कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो उन पर पलटवार नहीं कर पाता और थोड़ा घायल हो जाता है। यह देखकर काली तुरंत अपनी सूझबूझ से दूर से ही देवा की वाइफ सत्यवती को इशारा करता है कि वो पास रखी सोडा की बोतल उठाए और सीधे देवा के सिर पर फोड़ दे। सत्यवती भी बिना डरे बिल्कुल ऐसा ही करती है। सोडा की बोतल फूटते ही उसके पानी से देवा का चेहरा और आंखें साफ हो जाती हैं। आंखें खुलते ही देवा का खूंखार रूप बाहर आता है और वो अकेले ही उन सारे गुंडों को गाजर मूली की तरह काट डालता है। वो उन्हें इतनी बेरहम मौत देता है कि पूरा थिएटर डर के मारे कांपने लगता है। इसके बाद काली खुद आगे बढ़कर पानी से देवा के खून से सने चेहरे को साफ करवाता है। यहीं पर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ साल पहले काली का देवा की कार से एक एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम देवा ने न सिर्फ काली को अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया था, बल्कि उसकी जान बचाने के लिए अपना ब्लड भी दिया था। यही वजह थी कि काली देवा को अपना बॉस मानता था। अगले सीन में काली लक्ष्मी को उसकी फैक्ट्री में
चुपके से परफ्यूम चुराकर लगाते हुए देख लेता है। जब लक्ष्मी बाहर आती है तो काली उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसके पास से वो चोरी का परफ्यूम निकाल लेता है। काली उसे डराता है कि वो इसकी कंप्लेंट मालिक से कर देगा। अब बाजी पलट चुकी थी। लक्ष्मी खुद को फंसता देख काली से डील करती है कि अब काली जो कहेगा वो वही करेगी। अगले दिन काली के कहने पर लक्ष्मी बाकायदा साड़ी पहनकर और उसके लिए प्यार से खाना बनाकर लाती है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच मोहब्बत गहरी होने लगती है। लक्ष्मी काली से कहती है कि वो अब जल्दी से उसके घर आए और उसकी माँ से उनकी शादी की बात आगे बढ़ाए। काली उसके घर तो जाता है लेकिन शर्म और जिम्मेदारी के कारण शादी की बात नहीं कर पाता। जब लक्ष्मी इससे उसकी वजह पूछती है तो काली बड़ी ही सादगी से कहता है कि वो और उसका भाई मिलकर पहले अपनी बड़ी बहन की शादी करेंगे, क्योंकि उसकी बहन का उन दोनों के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगले दिन अखाड़े में अचानक खुद देवा कदम रखता है। अपने बॉस को आया देख काली भागकर जाता है और उसके बैठने के लिए कुर्सी सेट करता है। अखाड़े के लोग देवा के रसूख को देखकर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस अखाड़े के सबसे ताकतवर पहलवान से हाथ करके दिखाए। देवा मैदान में उतरता है और चंद सेकंड में उस पहलवान को पछाड़कर जमीन पर गिरा देता है। तभी वहां खड़ा काली अपनी सादगी में देवा से कहता है कि बॉस, आपने जिस दाव से इस खिलाड़ी को गिराया है वो टेक्निकली गलत था। यह सुनकर देवा को थोड़ा अजीब लगता है और वो काली को चैलेंज देता है कि अगर ऐसा है तो तुम अपने दाव से मुझे जमीन पर गिरा कर दिखाओ। काली मैदान में आता है और अपने उसी दाव का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही देवा को पीठ के बल जमीन पर चित कर देता है। यह नजारा देखकर अखाड़े में सन्नाटा पसर जाता है और सब लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक देवा को हराना तो दूर, किसी ने उसे छूने तक की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि सीधा साधा काली इस जीत को सिर्फ एक खेल और मजाक की तरह ही लेता है, लेकिन यह बात जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। इस एक हार की वजह से जनता के दिलों से देवा का खौफ धीरे धीरे कम होने लगता है। जब देवा आने वाले चुनाव में एमएलए का टिकट कंफर्म करने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाता है तो मुख्यमंत्री भी उस पर तंज कसते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो गांव के एक साधारण से लड़के ने मिट्टी में मिला दिया था, ऐसे में तुम्हें वोट देगा कौन। यह सुनकर देवा को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है और उसका ईगो हर्ट हो जाता है, लेकिन वो उस समय चुप रहता है। इसी बीच काली को सोरप्पा द्वारा पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर सोरप्पा काली की ताकत देखकर उसे ऑफर देता है कि वो पुलिस की मदद करे और देवा का गेम बजा दे, यानी उसे जान से मार दे। लेकिन काली देवा को अपना बॉस मानता था, इसलिए वो सोरप्पा की इस बात को एक मजाक समझकर हंसते हुए खारिज कर देता है और वहां से चला जाता है। उधर जैसे तैसे टिकट हासिल करने के बाद देवा भारी कॉन्फिडेंस में सीधे एमएलए अनियप्पा के घर पहुंचता है। वो अपने साथ नोटों से भरी बोरियां लेकर आया था। वो अनियप्पा के सामने पैसों का ढेर लगा देता है और धमकी भरे लहजे में कहता है कि इस बार वो इलेक्शन में खड़ा ना हो और बैठ जाए। लेकिन अनियप्पा भी एक कड़क नेता था। वो बिना डरे देवा के पैसों के उस ढेर में माचिस लगाकर आग लगा देता है। उस वक्त वहाँ काली का बड़ा भाई भी मौजूद होता है। वो देवा को सीधे शब्दों में वार्निंग देता है कि एमएलए की कुर्सी तुम्हारे जैसे खूंखार गुंडे के लिए नहीं बनी है, तुम कभी नेता नहीं बन पाओगे। इस बार भी चुनाव मेरा दोस्त अनियप्पा ही जीतेगा। अब शहर में इलेक्शन का प्रचार जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। एक तरफ जहां काली का भाई पूरी शिद्दत से अपने दोस्त अनियप्पा का प्रचार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ काली बिना किसी स्वार्थ के अपने बॉस देवा के चुनावी प्रचार में दिन रात एक कर रहा था, क्योंकि अखबारों में भी यह खबर हेडलाइन बन चुकी थी कि काली ने देवा को कुश्ती में हरा दिया है। इसीलिए देवा का साथी कभी इस बात का बदला लेने का प्लान बनाता है। वो काली को धोखे से मिट्टी के तेल का डिब्बा लेकर अपने सीक्रेट अड्डे पर बुलाता है। कभी वहां काली से कहता है कि उन अखबारों का ढेर है जिन्होंने देवा के खिलाफ छापा है, इसलिए तुम इस पर तेल छिड़को और आग लगा दो। काली अपने बॉस के सम्मान में उस ढेर पर तेल डालता है और माचिस जलाकर आग लगा देता है। लेकिन जैसे ही आग भड़कती है, उस ढेर के अंदर से किसी इंसान के चीखने की आवाज आती है। काली ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस कबाड़ के ढेर के अंदर उस अखबार को छापने वाले एडिटर को जिंदा जला दिया था। काली बुरी तरह घबरा जाता है और रोते हुए कवि से कहता है कि इसे बाहर निकालो, यह जल रहा है। लेकिन कभी हंसता हुआ वहां से चला जाता है। काली अपनी आंखों के सामने एक बेकसूर को जिंदा जलता देख पूरी तरह से सहम जाता है और रोता हुआ अपने घर की तरफ भागता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसका बड़ा भाई उस पर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। भाई को पता चल चुका था कि काली अभी भी देवा जैसे खूनी गैंगस्टर को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे समाज और शहर में उनकी बेइज्जती हो रही है। भाई गुस्से में उससे कहता है कि तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से
एक दिन हम सब मारे जाएंगे। कि तभी वहाँ पर गुजर रही कवि की नजर उस पर पड़ जाती है। कवि बदतमीजी पर उतर आता है और सारे बाजार लक्ष्मी को छेड़ने लगता है। वो लक्ष्मी को थप्पड़ मारता है और जमीन पर ढकेल देता है। लक्ष्मी रोती बिलखती इस अपमान का बदला लेने के लिए काली के पास पहुंचती है। वो काली को पूरा वाकया सुनाती है और कवि को सबक सिखाने के लिए कहती है, लेकिन काली उसे ही समझाने लगता है और उससे कहता है कि तुम उन लोगों से दूर रहो। काली के मुंह से ऐसी लाचारी और बेबसी की बातें सुनकर लक्ष्मी का दिल टूट जाता है। उसे जब काली से कोई मदद नहीं मिलती तो वो गुस्से और स्वाभिमान में आकर खुद ही कवि को सबक सिखाने का फैसला करती है और उसके अड्डे पर पहुंचकर उसे सुनाने लगती है। पर वहां पर लक्ष्मी के साथ बहुत घटिया बिहेव किया जाता है। कवि सबके सामने लक्ष्मी को मारता है और उसे जमीन पर गिराकर सारी हदें पार कर देता है। वो लक्ष्मी के ऊपर अपना पैर रखकर उसकी चोटी काट देता है। किसी भी महिला के लिए सबसे बड़ा अपमान था। जब काली लक्ष्मी से मिलने उसके घर जाता है तो लक्ष्मी को इस दर्दनाक और बदहाल हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो गुस्से में अंधा होकर लक्ष्मी का हाथ पकड़ता है और सीधे गैंगस्टर देवा की हवेली की तरफ निकल पड़ता है। जैसे वो हवेली पहुंचता है, देवा के गुंडे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन काली सबको मारता हुए देवा के पास पहुंच जाता है। वो देवा के सामने खड़े होकर कहता है कि तुम्हारे लोगों ने मेरी लक्ष्मी के साथ जो किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उस टाइम पर देवा के साथ सीएम भी होते हैं और वो एक काली की इतनी हिम्मत देखकर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सीएम के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती देखकर देवा का ईगो अब बुरी तरह से हर्ट हो जाता है। वो काली की तरफ आता है और उससे कहता है कि वो उसकी फैमिली को 24 घंटे में मार देगा। देवा की ये भयानक धमकी सुनकर काली का सारा गुस्सा हवा हो जाता है। वो अपने परिवार की जान के लिए उसके सामने रोते हुए माफी मांगने लगता है, लेकिन देवा उसकी एक नहीं सुनता। लाचार होकर काली रोता हुआ देवा की पत्नी सत्यवती के पास भागता है और उनसे कहता है कि वो देवा को समझाए, लेकिन सत्यवती भी उसकी कोई हेल्प नहीं करती है और उसे वहां से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया जाता है। लक्ष्मी दूर खड़ी है, सब देख रही होती है। वो अपने आप को कोस रही होती है कि उसकी वजह से आज काली का परिवार संकट में आ गया है। अब चारों तरफ से रास्ते बंद देख काली और लक्ष्मी अपनी आखिरी उम्मीद लेकर इंस्पेक्टर सौरप्पा के पास आते हैं, लेकिन सौरप्पा भी लाचारी जताते हुए कहते हैं कि काली, मैंने तुम्हें पहले मौका दिया था देवा को खत्म करने का, तब तुम नहीं कर पाए। अब इस सिचुएशन में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर देवा को जरा सा भी शक हुआ तो वो उनकी फैमिली को खत्म करवा देगा। सौरप्पा काली को एक पुलिस वाले के तौर पर नहीं बल्कि एक शुभचिंतक के तौर पर सलाह देते हैं कि अगर तुम्हें अपने परिवार को जिंदा देखना है तो बिना एक भी पल गवाए अपने परिवार को लेकर इस सिटी को छोड़कर चले जाओ। यह सुनकर काली तुरंत भागकर अपने घर आता है। वो अपने भाई और बहनों को डराने के बजाय एक झूठ बोलता है कि गांव में हमारे अंकल की तबीयत अचानक से बहुत सीरियस हो गई है, इसीलिए उन्हें तुरंत गांव के लिए निकलना पड़ेगा। पर जैसे ही वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि अंकल तो उनके घर पर ही आ चुके हैं। अब प्लान ड्रॉप होने के बाद काली के पास अपनी फैमिली को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था, इसीलिए काली हर टाइम साई की तरह अपने परिवार के सदस्यों के पीछे घूमने लगता है। पर इस तरह कब तक चलता? जब वो थक हार कर घर आता है तो आखिरकार अपनी हिम्मत जुटाता है और अपनी बड़ी बहन को सब कुछ सच बता देता है। उसकी बड़ी बहन काली के सीधेपन की वजह से इस भयानक बात को भी एक मजाक ही समझती है और उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। अब काली अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह बहुत ज्यादा डरा और परेशान था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अकेले इतने बड़े गैंगस्टर से अपने परिवार को कैसे बचाएगा। तभी घर के अंदर काली के भाई उसकी छोटी बहन को श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक सुना रहे होते हैं, जिसमें लिखा था, अधर्म और अन्याय के खिलाफ अपने लोगों और अपने परिवार की रक्षा के लिए युद्ध करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भाई के मुंह से निकले ये शब्द सीधे काली के दिल पर जाकर लग जाते हैं और डर से कांपते हुए काली के अंदर अचानक एक अद्भुत हिम्मत और गुस्सा भर जाता है। ठीक उसी पल अचानक पूरे इलाके की लाइट कट हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। खतरे को भांपकर काली का भाई घर में रखी एक पुरानी तलवार को सीधे मेन गेट की तरफ फेंकता है। काली लपककर उस तलवार को हवा में ही उठा लेता है। जब वह तलवार लेकर घर से बाहर आता है तो देखता है कि कवि अपने साथ बहुत सारे गुंडों को लेकर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर अब वो सीधा साधा केरोसिन बेचने वाला काली बदल चुका था। काली बिना एक सेकंड गवाए तलवार तानकर उन गुंडों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। वह एक एक करके देवा के सारे गुंडों को बेरहमी से काटना शुरू कर देता है और देखते ही देखते काली अकेले ही उन सभी हमलावरों को मौत के घाट उतार देता है। तभी काली के भाई और बहनें घर का दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं।
जहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ था और उस ढेर के बीच में खड़ा था खून से पूरी तरह नहाया हुआ एक नया और खूंखार काली। तभी सबके सामने काली आगे बढ़ता है और तड़पते हुए कवि का गला धड़ से अलग कर देता है। कवि के गले से निकला खून सीधे काली के भाई के ऊपर जाकर गिरता है। अपने डरपोक और अनपढ़ भाई के अंदर इतनी हिम्मत और शौर्य देखकर भाई का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वो जिंदगी में पहली बार काली से बड़े प्यार और गर्व से बात करता। अब भाई खुद काली का हाथ थाम कर सीधे गैंगस्टर देवा के पास आता है और देवा की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि देवा, अब तेरा अंत निश्चित है, क्योंकि मेरा भाई काली अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहाँ पर काली और देवा के बीच एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली खूनी फाइट शुरू होती है। देवा अपनी पूरी ताकत से काली पर वार करता है, लेकिन काली के भाई को अपने भाई पर अटूट भरोसा था। वो घायल काली से बस इतना कहते हैं कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम देवा को मार कर ही घर वापस आना। इतना कहकर भाई वहाँ से निश्चिंत होकर चला जाता है। अब सीधा अगला सीन उसी पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। इंस्पेक्टर सौरप्पा अपनी टेबल पर बैठे थे कि तभी वहाँ पर काली कदम रखता है, लेकिन इस बार काली के हाथ में दूध का डिब्बा नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े डॉन देवा का कटा हुआ सिर था। काली उस कटे हुए सिर को टेबल पर रखता है और बेहद ठंडे अंदाज में खुद को इंट्रोड्यूस करता है। पुलिस वाले और पूरा शहर यह खौफनाक मंजर देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। सब सोचते हैं कि एक मामूल लड़के ने द डेविल का अंत कैसे कर दिया। तभी अचानक पुलिस स्टेशन के बाहर देवा की पत्नी सत्यवती आती है और वो एक भिखारी की तरह काली के सामने हाथ फैलाती है और अपने पति के कटे हुए सिर की भीख मांगती है। पहले तो काली मना कर देता है, लेकिन इंस्पेक्टर सौरप्पा के बहुत ज्यादा समझाने पर वो मान जाता है और वो देवा का सिर सत्यवती की झोली में डाल देता है। सत्यवती उस सिर को ले जाकर चिता की आग में समर्पित कर देती है और रोते हुए अपना मंगल सूत्र उतार कर फेंक देती है। लेकिन तभी वहाँ एक और हैरान कर देने वाला वाकया होता है। काली का बड़ा भाई आगे बढ़ता है और उस गिरे हुए मंगल सूत्र को उठाता है और दोबारा सत्यवती को ही पहना देता है। यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा और हिलाकर रख देने वाला ट्विस्ट ओपन होता है। दरअसल सत्यवती किसी और की नहीं बल्कि काली के बड़े भाई की पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। भाई ने अपने सीने पर सत्यवती का नाम भी टैटू कराया था। अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी थी। सत्यवती अपने पति देवा की मौत का बदला लेने की कसम खाती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में इसके नेक्स्ट पार्ट के कुछ बेहद दमदार और मिस्टीरियस हिंट्स दिए जाते हैं। विजुअल्स में दिखाया जाता है कि एक ट्रेन के भीतर कुछ गुंडे राम के भक्तों पर अत्याचार कर रहे होते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक उन गुंडों का सामना होता है भैरवा से, जिसके पीछे एक बिल्कुल नए और रौद्र रूप में काली खड़ा होता है। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। यानी सत्यवती का बदला पूरा करने के लिए कोई बहुत ही खतरनाक किरदार आने वाला था, जिसने शुरुआत में सौरप्पा के बेचमेट्स को चुन चुन कर मारा था। अब वो रहस्यमय इंसान कौन था और सत्यवती काली के भाई के साथ मिलकर क्या करना चाह रही थी, यह सब तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। बाकी दोस्तों, आपको ये धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।